डेट है आज 2 जनवरी 2021 और आज आपके लिए खुशखबरी है। क्या क्या आज के करंट अफेयर के टॉपिक कम हैं, कुछ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर करने के बाद हम क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन लास्ट में करेंगे, ठीक। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या है? इंडिया कमेंसेज एक्सपोर्ट ऑफ मोरिंगा पाउडर। मोरिंगा पाउडर के एक्सपोर्ट के लिए इंडिया ने अभी शुरुआत की है, तो इससे रिलेटेड न्यूज़ है, ये देखेंगे। कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है पारादीप पोर्ट के जो इनर स्पेस है उसका ऑप्टिमाइजेशन के लिए, तो ये क्या रिलेटेड न्यूज़ है ये देखेंगे। थर्ड क्या है? सहायक एनजी से रिलेटेड न्यूज़ है, ये क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ है जी, नॉर्थ ईस्ट में एक प्लांट लगाया गया है जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट, इसे देखेंगे। और लास्ट वन है जी, पॉजिटिव पे सिस्टम स्टार्ट हो गया है, इसके बारे में रिलेटेड क्या है न्यूज़ है, इसे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक है जी, इंडिया कमेंसेज एक्सपोर्ट फॉर मोरिंगा पाउडर। ये मोरिंगा पाउडर जी, इसका एक्सपोर्ट स्टार्ट कर दिया है इंडिया ने। कमेंसेज का मतलब होता है स्टार्ट करना, बिगिन करना, शुरू करना। तो इसका ये मोरिंगा पाउडर किस लिए काम आता है? इसकी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ की वजह से, मतलब इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसलिए यूज़ होता है मोरिंगा पाउडर। और मोरिंगा पाउडर के थोड़ा देख लेते हैं पेड़ वगैरह कैसे होते हैं इसका। देखो ट्री, ये जी मोरिंगा पाउडर का ट्री देखा आपने, ये है मोरिंगा पाउडर का ट्री। और इससे जो पाउडर बनाया जाता है, ये रखा आपका पाउडर, इससे पाउडर बनाया जाता है। और दूसरा ये देख लो नज़दीक से, इसमें ऐसे फ्लावर होते हैं, पत्तियां इसकी जो लीव्स हैं इस प्रकार के होते हैं, समझे। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, इसे देखते हैं। एक सेकंड, चलो जी आ गया आपका, पेन चेंज कर लेते हैं। तो मोरिंगा ट्रीज़ है वो कहाँ पे? मेनली सेमी एरिड, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में ये उगाया जाता है। कौन कौन से एरिया? ये एरिया याद रखना है आपको, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और सेमी एरिड। ये एरिया के कहाँ होते हैं मैं बता देता हूँ। ये जी आपकी अर्थ, ठीक है, ये 0 डिग्री लेटीट्यूड इक्वेटर आपका, समझे, 0 डिग्री। और यहाँ पे ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ में, और साउथ में 23.5। तो जो ये एरिया है ना बीच वाला, इसे बोलते हैं ट्रॉपिकल एरियाज़। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल। यहाँ लिख देता हूँ जी, ट्रॉपिकल एरियाज़, समझे। और जो इसके नज़दीक है थोड़ा, इसके साइड में, इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल, समझे। लगभग 35 डिग्री तक, नॉर्थ में भी और साउथ में भी 35 डिग्री तक लगभग सब ट्रॉपिकल। इसके आगे बस सब लग जाएगा, ऐसी भी सब ट्रॉपिकल एरिया। और 35 से 66 डिग्री तक नॉर्थ में भी और साउथ में भी, इसे बोलते हैं टेम्परेट जोन। क्या बोलते हैं? टेम्परेट जोन। और फिर इससे आगे होता है 90 डिग्री तक पोलर जोन, दोनों साइड पोलर जोन, समझ आया। अब कहोगे सर इसमें तो सेमी एरिड तो आया ही नहीं। सेमी एरिड बता देता हूँ जी। सेमी एरिड क्या है? ये मान लो जी, यह हमारा इंडिया है, समझे। आगे का मैं पा नहीं रहा इसमें। ये है वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट की जो पहाड़ियाँ हैं, और ये है ईस्टर्न घाट यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे आकर मिलते हैं नीलगिरी की माउंटेन पे, ये नीलगिरी। तो इनके बीच का जो एरिया है ना, यहाँ पे बारिश कम होती है। तो जहाँ पे बारिश कम होती है ना, उसे बोलते हैं सेमी एरिड। और जहाँ पे इससे भी ज़्यादा कम हो उसे एरिड एरियाज बोलते हैं। एरिड, सूखा क्षेत्र, शुष्क एरियाज, शुष्क क्षेत्र, समझे। जैसे एरिड एरिया कहाँ पे मिलेंगे? राजस्थान में, राजस्थान में, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम बारिश होती है, ना के बराबर। ये आपके एरिड और सेमी एरिड एरियाज हो गए। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। ये देखो, ये ट्रीज़ कहाँ पे उगाया जाता है, ग्रोन होता है? मेनली याद रखना, ओनली नहीं है, ओनली इन एरियाज में, मेनली सेमी एरिड, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट इससे रिलेटेड कहाँ है? ये मेनली कहाँ पे उगाया जाता है? ये मोरिंगा जो ट्री है इंडिया में तमिलनाडु में, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, मतलब साउथ इंडिया में ही उगाया जाता है मेनली, समझे। और इसकी जो है, जो मोरिंगा पाउडर का साइंटिफिक नेम है ना मोरिंगा ट्री का, वो है मोरिंगा ओलिफेरा।
ये साइंटिफिक नेम है जी इसका, मोरिंगा ओलिफेरा। ये एक फास्ट ग्रोइंग प्लांट है और डेसिडुअस ट्री है। कैसा ट्री है? डेसिडुअस। डेसिडुअस बताते हैं जी अब आपको। डेसिडुअस क्या होता है? डेसिडुअस ट्री ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर सीजन में अपने इनका लीफ फॉल होता है। लीफ फॉल मतलब इनके पत्ते गिरते हैं एक पर्टिकुलर मौसम में, समझे? कोई एक निर्धारित मौसम होता है जिसमें इनके पत्ते गिरते हैं। जैसे डेसिडुअस ट्री का एग्जांपल क्या हो जाएगा? जैसे नीम ट्री देखा होगा आपने, नीम का पेड़। एक मौसम में देखा होगा आपने, इसके सारे जो लीव्स हैं, इसके पत्ते हैं, झड़ जाते हैं और फिर नए पत्ते आते हैं। तो ये डेसिडुअस ट्री होते हैं ऐसे, जो एक पर्टिकुलर सीजन में पत्ते गिर जाते हैं, दोबारा नए आते हैं, न्यू लीव्स आते हैं, समझे? तो ये क्या है? मोरिंगा ट्री है जो, ये डेसिडुअस ट्री है। और इसकी जो हाइट है 10 to 12 मीटर तक हो जाती है लंबी, 10 से 12 मीटर तक। और जो इसकी डायमीटर है, मतलब जो ये पेड़ है, जो इसकी मोटाई है, ये 45 सेंटीमीटर तक लगभग मोटा हो जाता है। अब थोड़ा ये प्रमोट कौन कर रहा है इस मोरिंगा पाउडर को? जो बनाया जा रहा है, मोरिंगा पाउडर बनाया जाएगा इस ट्री के पत्तों से, लीव से, फ्लावर से। तो इसको प्रमोट कर रही है, जिसके एक्सपोर्ट को एक अपेडा एजेंसी है ये कर रही है। अपेडा क्या है? बी पेशेंस, हैव पेशेंस, धीरज रखिए, हम इसके बारे में भी जानेंगे। थोड़ा पहले न्यूज़ क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो अपेडा क्या है? एक्सपोर्ट को प्रमोट कर रही है मोरिंगा पाउडर के को, समझे? इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके। अब मोरिंगा की प्रोसेसिंग यूनिट बनाई जा रही है। प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब है जी कंपनी, मान लो आप, कंपनी बनाई जाएगी और इसमें प्रोसेस किया जाएगा, मोरिंगा का पाउडर बनाया जाएगा, पैकेजिंग की जाएगी, फिर उसे स्टोर करके पैकेजिंग और फिर एक्सपोर्ट के लिए, वही होती है प्रोसेसिंग यूनिट। तो अपेडा इसमें प्रमोट कर रही है। नेक्स्ट क्या है इसके बारे में? मोरिंगा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि एक क्या है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के लिए जाना जाता है और हेल्थ बेनिफिट्स। क्या है कि इसके मोरिंगा पाउडर के से ना आई साइट भी बढ़ती है, आपकी आई साइट, आँखों की रोशनी। और भी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, दवाई के लिए यूज़ होता है ये, और हेल्दी होता है। और इसकी सब्जी भी बनाई जाती है, पता है आपको? सब्जी जो वेजिटेबल्स में भी यूज़ होता है, सब्जी में जो आप खाते हो। और क्या क्या फ़ायदे हैं इसके? ये देखो, इसके ऑयल भी बनाया जा सकता है इससे, मोरिंगा ऑयल। और पाउडर तो बता ही दिया जी, पाउडर इसके पत्तों से। और इससे रिलेटेड क्या है मोरिंगा को? यही है इसके, इसलिए इसकी डिमांड बढ़ रही है क्योंकि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू की वजह से फूड में। और क्या इससे रिलेटेड? और जी इससे रिलेटेड देर आर सेवरल स्पीसीज ऑफ मोरिंगा अक्रॉस वर्ल्ड। ये याद रखना, मोरिंगा का सिर्फ एक ही तरीके का पेड़ नहीं है, बहुत सारे टाइप्स हैं मोरिंगा के, बहुत सारी स्पीसीज हैं इसकी मोरिंगा की। सिर्फ एक तरह का नहीं होता, वन टाइप का ट्री नहीं होता, और भी बहुत सारे टाइप हैं। और ये मैंने बता ही दिया, ये मेडिसिनल और न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए यूज़ होती है। अब अपेडा के बारे में जान लेते हैं, जिसके बारे में हमने पढ़ा था ऊपर के। अपेडा इसके एक्सपोर्ट को प्रमोट कर रही है, ये अपेडा। अपेडा की फुल फॉर्म क्या है? एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इसकी फुल फॉर्म है जी, समझे? ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? ये बहुत ज़रूरी होता है जानना। अपेडा कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये मिनिस्ट्री याद रखनी है जी आपको, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है ये अपेडा, काम करती है। और ये एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं ना, जो भी कृषि से रिलेटेड वो होते हैं आपके प्रोडक्ट, उत्पाद, उनका एक्सपोर्ट प्रमोशन में बढ़ावा देती है, एक्सपोर्ट में बढ़ावा देती है कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात हो, हमारे देश से दूसरे देश में जाएं। अपेडा कब एस्टेब्लिश हुई थी? ये हुई थी जी, एक एक्ट बनाया था, एक्ट का नाम था एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट। ये बनाया था 1985 में। तो 1985 में एक्ट बना के अपेडा को बनाया था। तो एक्ट के थ्रू बनी है, तो कैसी बॉडी होगी ये? स्टैट्यूटरी। मैंने कई बार बताया आपको, जब भी कोई बॉडी, कोई भी एजेंसी, इंस्टीट्यूट एक्ट के थ्रू बनाया जाए पार्लियामेंट के, तो कौन सी हो जाती है? स्टैट्यूटरी बॉडी। ये याद रखना आपको, स्टैट्यूटरी बॉडी। अपेडा कौन सी है? स्टैट्यूटरी बॉडी। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्ट बनाया जाए तो वो हो जाएगी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक, और एक सांविधिक, समझे? तो अपेडा कौन सी है? स्टैट्यूटरी, सांविधिक बॉडी। अब अपेडा और भी क्या फंक्शन है इसके, ये जान लेते हैं। एक तो ये बता ही दिया मैंने आपको, क्या कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं
उनका प्रोसेस करती है और एक्सपोर्ट में प्रमोट करती है ये अपेडा। नेक्स्ट क्या है जी, वही पैकेजिंग मार्केटिंग में प्रमोट करना, इम्प्रूवमेंट करना, और एक स्टैंडर्ड सेट करती है प्रोडक्ट के लिए, स्पेसिफिकेशन और स्टैंडर्ड कि प्रोडक्ट किस हिसाब का होना चाहिए, किस तरह से पैकेज होना चाहिए, स्टोर के लिए एक स्टैंडर्ड तय करती है ये अपेडा। दूसरा, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देती है, पैसे भी देती है जी प्रमोट करने के लिए एक्सपोर्ट को, रिलीफ सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करती है इंडस्ट्रीज़ को, जो भी इंडस्ट्रीज़ एक्सपोर्ट कर रही हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है, पैसे देती है मतलब प्रमोट करने के लिए, और सब्सिडी प्रोवाइड करती है, और ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है कि आप कैसे कैसे पैकेज कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, कैसे प्रोसेस्ड कर सकते हो किसी प्रोडक्ट को, समझे, सब ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है अपेडा। तो इसके बारे में यही थी न्यूज़। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है डीपनिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इनर हार्बर फैसिलिटीज़ एट पैरादीप पोर्ट। पैरादीप पोर्ट है ना जी, पैरादीप पोर्ट है। पोर्ट क्या होता है पता ही होगा आपको, पोर्ट बंदरगाह बोलते हैं जी हिंदी में, पोर्ट बंदरगाह। तो इसके जो इनर स्पेस है, मान लो ये पोर्ट है आपका, जो जो इनर स्पेस है इसका, जो जगह है इसमें, उसको अच्छे से यूटिलाइज करना, ऑप्टिमाइज करना, उसी जगह को अच्छी तरह से प्रोसेस्ड करना। तो इसके लिए कैबिनेट ने अप्रूव किया है अभी। और कौन करेगा ये? पीपीपी मॉडल पे किया जाएगा। पीपीपी मॉडल क्या होता है जी? पब्लिक प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट और कोई भी प्राइवेट कंपनीज इंस्टीट्यूट मिलके दोनों काम करते हैं पीपीपी मॉडल में, समझे, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट प्लेयर्स भी। तो इस पीपीपी मॉडल में कई कैटेगरी होती हैं, बहुत सारी कैटेगरी होती हैं। उसमें एक कैटेगरी है बॉट, समझे, पीपीपी मॉडल का टाइप है एक बॉट। बॉट की क्या फुल फॉर्म है? बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल। तो इस मॉडल पे पीपीपी के अंदर भी बॉट मॉडल पे इसे डेवलप किया जाएगा। पैरादीप पोर्ट के जो इनर स्पेस है उसको यूज किया जाएगा। इसे अभी कैबिनेट ने अप्रूव दे दिया है। कौन सी कैबिनेट कमेटी ने? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, पीएम ने चेयर किया था, तो कैबिनेट ने अप्रूव दे दिया कि जो उसका इनर स्पेस है उसको ऑप्टिमाइज किया जाए। अब थोड़ा पैरादीप पोर्ट क्या है ये देख लो आप। ये जी पैरादीप पोर्ट, ये कोस्टल एरियाज में बनाए जाते हैं पोर्ट बंदरगाह, ये दिखाई दे रहे हैं आपको। यहाँ पे क्या होता है, जो भी मान लो हम अपने इंडिया से माल लेके आते हैं, पेन चेंज करते हैं, इंडिया से क्या है डिफरेंट प्लेस से जो माल गुड्स आएगा यहाँ पे स्टोर होगा, और मान लो दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ से एक्सपोर्ट होगा, और दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं हम तो यहाँ पे गुड्स आएगा माल, और डिफरेंट प्लेस में फिर इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, समझे। तो ये क्या है, कलेक्शन स्टोर सेंटर होते हैं ये, मान लो पोर्ट बंदरगाह। तो पारादीप पोर्ट है ये पारादीप पोर्ट है कहाँ पे? ये उड़ीसा में जी, याद रखनी है आपको, कहाँ पे? उड़ीसा में पारादीप पोर्ट। और हमारे इंडिया में अभी 12 मेजर पोर्ट है, 12, और 13 मेजर पोर्ट को मंजूरी दे दी है, कैबिनेट में बनाया जा रहा है 13। जो 13th मेजर पोर्ट है वो उसका नाम है जी वर्धमान। ये मुंबई के पास है वर्धमान पोर्ट, समझे। तो याद रखना आपको, अब 13 हो जाएंगे न्यू, 13 मेजर पोर्ट। माइनर पोर्ट तो छोटे छोटे पोर्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेजर पोर्ट हैं जो बड़े बंदरगाह हैं पोर्ट, वो 13 हो जाएंगे अब, समझे। तो जो ये पोर्ट है पारादीप पोर्ट, एक ट्रस्ट इसे डेवलप करती है जिसका नाम है पारादीप पोर्ट ट्रस्ट। और ये इस एक्ट के थ्रू बनाई गई थी, मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 का एक एक्ट है, उसके थ्रू ये पारादीप पोर्ट ट्रस्ट बनाई गई थी, जो इसके डेवलपमेंट में के काम करती है। और मेनली यहाँ पे जो उड़ीसा का पोर्ट है ये पारादीप, यहाँ पे आयरन ओर का एक्सपोर्ट के लिए ज़्यादा काम करती है। इसका काम मेनली होता है आयरन एक्सपोर्ट के लिए, आयरन ओर उड़ीसा में, ये मैंने बता ही दिया है। अब थोड़ा इसके बारे में जानते हैं हम। जो ये बॉट मॉडल आया था ना, बॉट, ये पीपीपी का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक मॉडल है, बॉट बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल। ये कैसे काम करता है इसे देखते हैं। एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट ही है ये। काम कैसे करता है? ये करता है जी, इसमें क्या होता है कि मान लो ये इसके नाम में ही लिखा है सब कुछ, जो इसका नाम है ना उसमें ही छुपा है कैसे काम करता है। बस नाम को आप अच्छे से देख लो, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र, मतलब है जी जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट यानी कि पब्लिक एंटिटी,
गवर्नमेंट पब्लिक एंटिटी, जो पब्लिक एंटिटी है वो क्या करेंगी, इसे प्राइवेट को दे देंगी, प्राइवेट प्लेयर्स को, कि भैया तुम बनाओ इसे। वो कोई भी, मान लो कोई भी रोड बनाना हो, बिल्डिंग बनानी हो, इंस्टीट्यूशन बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, तो पब्लिक एंटिटी है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट प्लेयर्स को दे देगी, किसी निजी कंपनी को, कि आप बिल्ड करो, बनाओ इसके प्रोजेक्ट को। मान लो रोड दे दिया रोड का, कि आप बनाओ रोड, फिर ऑपरेट करो, आप ऑपरेट करो इसको, मतलब आप ही इसका देखभाली करो, बनाओ, और फिर आफ्टर 2 और 3 डिकेड, आफ्टर 2-3 डिकेड, डिकेड का मतलब होता है जी 10 साल को बोलते हैं, 2-3 डिकेड का मतलब होगा 20 से 30 साल बाद, फिर इसे ट्रांसफ़र कर दो पब्लिक एंटिटी को, मतलब गवर्नमेंट को वापस दे दो। मान लो रोड बनाया प्राइवेट प्लेयर्स ने, प्राइवेट कंपनी ने, किसी ने, मान लो जियो कंपनी है प्राइवेट, इसने रोड बनाया, कोई बिल्ड किया, फिर ऑपरेट किया 20 से 30 साल तक, इसने ऑपरेट किया, मतलब यहाँ पे टोल टैक्स लगाएगा, ये जितना खर्चा आया रोड बनाने में वो वसूलेगा। उसे कमाने के बाद जब प्रॉफिट हो जाए सॉरी, तो जब ये टोल टैक्स ले लेगा 20-30 साल तक, प्रॉफिट कमा लेगा, फिर 2-3 डिकेड में 20 से 30 साल के बाद इसे दोबारा ट्रांसफ़र कर देगा गवर्नमेंट को, ठीक है, पब्लिक एंटिटीज़ को, फिर गवर्नमेंट देखेगी इसको। तो ये होता है बिल्ट, ऑपरेट और ट्रांसफ़र मॉडल, यही लिखा है आपका, देखो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है मॉडल यूज टू फाइनेंस लार्ज प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए। इसमें होता क्या है, पब्लिक एंटिटी क्या है, कंसेशन देती हैं, यही इसे दे देती हैं, कोई भी लोकल गवर्नमेंट हो गई या कुछ भी प्राइवेट फर्म को दे देती है। तो ये क्या करते हैं, बिल्ड और ऑपरेट करते हैं प्रोजेक्ट को, और बाद में 2-3 डिकेड्स के बाद, 2-3 डिकेड्स के बाद 20 से 30 साल के बाद प्रोजेक्ट को रिटर्न कर देते हैं पब्लिक एंटिटी को, यानी कि गवर्नमेंट को रिटर्न कर देते हैं, समझे। तो ये याद रखना, प्राइवेट प्लेयर बिल्ड करता है, ऑपरेट करता है, और फिर पब्लिक एंटिटी को दे देता है, पब्लिक एंटिटी को, गवर्नमेंट को। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है जी मेडन फ्लाइट ट्रायल ऑफ सहायक एनजी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर। ये सहायक एनजी क्या है जी, एक एयर ड्रॉपेबल कंटेनर होता है, एयर ड्रॉपेबल कंटेनर। ये इंडिया का ना मेडन मतलब फर्स्ट, मेडन का मतलब होता है जी बिल्कुल फर्स्ट टाइम जो चीज़ होती है ना, मेडन। तो फर्स्ट एयर ड्रॉपेबल कंटेनर है इंडिजिनसली, जो इंडिया ने खुद बनाया है, इंडिजीनस ड्रॉपेबल कंटेनर। ये ड्रॉपेबल कंटेनर होते कैसे हैं ये देख लो आप, ये देखो जी, ये नीचे चला गया, इसे ऊपर कर देता हूँ थोड़ा, ये देखो, ये जी, ये आपका दिखाई दे रहा है ना, जो ये कंटेनर है जी, एयर ड्रॉपेबल कंटेनर, मतलब इसे एयर से ड्रॉप करते हैं, ड्रॉपेबल का मतलब ड्रॉप, गिराना एयर में, हेलीकॉप्टर से, ये हेलीकॉप्टर में घूम रहा है, हेलीकॉप्टर में एक कंटेनर रखा है, और इसे ड्रॉप करते हैं, कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, वो आगे जानेंगे। बस ये देख लो, अब ये है एयर ड्रॉपेबल कंटेनर। अब इसके बारे में क्या न्यूज़ है ये देखते हैं। ये किसने बनाया जी, ये बनाया जी डीआरडीओ ने। डीआरडीओ पता है ना आपको, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये गवर्नमेंट के लिए काम करती है, गवर्नमेंट कंपनी है ये, मान लो आप। और मिसाइल्स, हेलीकॉप्टर वगैरह, ये इक्विपमेंट मिलिट्री के सारे डीआरडीओ बनाती है, समझे। और इसने डीआरडीओ ने किसके साथ मिलके मिलाया है, किसके साथ मिलके बनाया है इसको, इंडियन नेवी के साथ, इस मतलब बनाया है इसको, और इंडियन नेवी के साथ कंडक्ट किया है, क्या कि इसका ट्रायल कंडक्ट किया है इंडियन नेवी के साथ डीआरडीओ ने। बनाया तो डीआरडीओ ने, और 1-2 कंपनी और हैं जिन्होंने इसके साथ मिलके बनाया है। मेनली उसमें डीआरडीओ का वो है रोल, डीआरडीओ याद रखना है आपको, डीआरडीओ ने बनाया है, और ओनली डीआरडीओ ने नहीं बनाया है, ये याद रखना है, समझे। कहे ना स्टेटमेंट में कि ये ओनली मेड बाय डीआरडीओ, ना और भी कंपनियों के साथ मिलके बनाया है इसने। तो अभी डीआरडीओ ने और इंडियन नेवी ने मिलकर इसका ट्रायल किया है, सहायक एनजी का। सहायक एनजी कहाँ पे, गोवा कोस्ट में। तो सहायक एनजी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर है एक, जो क्या काम करेगा, और ये फर्स्ट इंडिजिनसली डिज़ाइन, ये याद रखना फर्स्ट है ये, जो भारत ने खुद बनाया है, इंडिया ने। इंडिजिनसली का मतलब खुद बनाया है, इंडिया का, इंडियन मेड प्रोडक्ट, इसकी ट्रायल की है। और ये क्या करेगा, ये मान लो कि आपका कोई शिप है, पानी का जहाज़, और ये है हमारा कोस्टल एरियाज, इंडिया है ये हमारा। तो यहाँ से अगर मान लो 2000 किलोमीटर दूर शिप गया, ये शिप है, मान लो शिप है ये, समझे। तो ये शिप में अगर मान लो किसी चीज़ की ज़रूरत हुई, समझे,
कोई स्पेयर्स चाहिए, स्टोर का माल चाहिए, कोई ख़त्म हो गया यहाँ पे, तो इसको वापस आना पड़ता है कोस्ट पे और फिर लेके जाना पड़ता है शिप को। मान लो 2000 किलोमीटर दूर चला गया ये, और फिर 2000 किलोमीटर आएगा वापस और फिर जाएगा अपना काम करने के लिए। तो इसमें देख रहे हो कितना टाइम कंज्यूम होता है और कितना फिर इसका फ्यूल खर्च होता है। तो इससे क्या है कि जो एयर कंटेनर बनाया है जो हमने, इसमें जो भी ज़रूरत होगी इन्हें, तो इस एयर कंटेनर में भर के और हेलीकॉप्टर में लेके जाएंगे और इसे ड्रॉप कर देंगे। इसलिए इसका नाम है एयर ड्रॉपेबल कंटेनर। एयर से ड्रॉप किया जा सकता है ये, समझे। ये देखो ये लिखा है इसमें मोर देन 2000 किलोमीटर तक कोस्ट तक। ये क्या है कि इसमें इंडियन नेवी को जो भी सामान की ज़रूरत है, ऑपरेशनल लॉजिस्टिक जो भी ज़रूरत है उसको दिया जा सकता है कोस्टल में। ये क्या करेगा देखो, रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ शिप टू कम क्लोज टू द कोस्ट टू कलेक्ट स्पेयर्स एंड स्टोर। मतलब जो शिप अभी कलेक्ट करने के लिए कोस्ट में आती है ना, तट पे दोबारा स्पेयर्स या स्टोर्स, तो वो क्या है, इनको आना नहीं पड़ेगा। ये एक एडवांस वर्जन है सहायक एनजी, किसका, सहायक एमके का। सहायक एमके है हमारे पास एक, सहायक MK1, उसका एडवांस वर्जन है एनजी। और ये क्या है, GPS पे बेस्ड होगा, न्यूली डेवलप्ड GPS एडिट एयर ड्रॉपेबल कंटेनर, समझे। इसमें GPS इनेबल्ड होगा ये कंटेनर। और कितने कितने तक वेट ले जा सकता है ये याद रखना है आपको, वेट कितना वजन। मान लो ये कंटेनर में हमने सामान भर दिया और कितने सामान ले जा सकता है ये जी, 50 किलोग्राम तक। ये याद रखना, 50 kg तक ये पेलोड लेके जा सकता है और इसे ड्रॉप किया जा सकता है हैवी एयरक्राफ्ट। ये हैवी याद रखना जी, समझे। ये नहीं है स्टेटमेंट में आ जाए ना सिर्फ लाइट एयरक्राफ्ट से ही किया जा सकता है, ना हैवी से भी किया जा सकता है। हैवी एयरक्राफ्ट कहीं पे आ जाए ना, ओनली लाइट एयरक्राफ्ट से इसे ड्रॉप किया जा सकता है, ना लाइट का मतलब हल्का छोटा एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर। हैवी से भी किया जा सकता है, ये याद रखना है। बस इसमें इतना ही था, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या जी, नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट एवर स्पेशलाइज्ड जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट इन मेघालय बीइंग रिवाइव्ड। अभी गवर्नमेंट ने ना मेघालय में नॉर्थ ईस्ट हमारा जो पार्ट है, उत्तरी पूर्वी भारत है हमारा, जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, वहाँ पे मेघालय में फर्स्ट जिंजर का प्रोसेसिंग प्लांट लगाया। जिंजर आप जानते हो ना, अदरक को बोलते हैं, जो चाय, अदरक वाली चाय पीते हो आप। जिंजर का प्रोसेसिंग प्लांट का मतलब है जी कंपनी बनाई है, ये लगा लो। वो क्या करेगी, प्रोसेस करेगी जिंजर का। क्या क्या बनाएगी वो आगे बताऊंगा। ये कहाँ पे बना है, नॉर्थ ईस्ट में, मेघालय में। मेघालय में कौन सी डिस्ट्रिक्ट, रीभोई डिस्ट्रिक्ट में बना है, याद रखना। मेघालय की रीभोई डिस्ट्रिक्ट में बना है और 2021 से ये फंक्शनल हो जाएगा, काम करना शुरू कर देगा, समझे। मतलब कोई डेट नहीं दी है, 2021 तो चल गया। और इसके फीचर क्या क्या है ये देख लेते हैं। ये देखो जी, जो प्लांट बनाया गया है ये, मतलब कंपनी, एक प्रोसेसिंग कंपनी, तो ये क्या है, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क के अंदर बनाई गई है। एक एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क है ये। पार्क मतलब वो नहीं है जिसमें पेड़ पौधे होते हैं ना, इंडस्ट्रियल पार्क का मतलब है जी एक जगह है, ये कोई भी, यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ हैं, ठीक, कंपनीज़ हैं, तो वहीं पे बनाया गया। और ये कंपनीज कहाँ पे है, राजा भजन जगह है एक, राजा भजन या राजा भगन जो भी है, ये बिरनीहट हट, ये भी मेघालय में, वहाँ पे बनाया गया है ये प्लांट, जो प्रोसेसिंग प्लांट बनाया जिंजर का। और जिंजर से क्या क्या बनाया जाएगा यहाँ पे, इसको जिंजर को, जो अदरक है उसको प्रोसेस किया जाएगा और इससे वैक्स्ड जिंजर बनाई जाएगी और पेस्ट बनाया जाएगा जिंजर का, पाउडर बनाया जाएगा, ऑयल बनाया जाएगा, फ्लेक्स बनाया जाएगा, समझे। और इसकी डिमांड क्यों बढ़ी है अभी जिंजर की, इसलिए बढ़ी है, जिंजर में ना इम्यूनिटी बूस्टर की तरह माना जाता है। मतलब ये आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। किसको, प्रतिरोधक, रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को। और आपको पता है कोरोना के लिए इम्यूनिटी बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा इम्यूनिटी होगी कोरोना उतना ही कम अफेक्ट करेगा लोगों को। तो एक इम्यूनिटी बूस्टर की तरह यूज़ होता है जिंजर। आपको पता होगा जिंजर जब खांसी जुकाम हो जाता है तो बस चाय, अदरक वाली चाय उसके बेनिफिट करती है, रिलीफ देती है आपको। और क्या इससे रिलेटेड, जो जिंजर है वो क्या है, देखो ग्लोबल डिमांड को मीट करने के लिए, जो ग्लोबल का मतलब वर्ल्ड में जो इसकी मांग है, डिमांड है, उसको पूरा करने के लिए जो जिंजर प्रोडक्ट है प्रिपेयर्ड किया जाएगा प्लांट में, और डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए और ग्लोबल डिमांड के लिए अवेलेबल होगा। मतलब एक्सपोर्ट भी किया जाएगा यहाँ से, जिंजर की जो चीज़ बनाई जाएंगी, पेस्ट, ऑयल, पाउडर, वो एक्सपोर्ट भी किया जाएगा यहाँ से। और जो ये मॉडल है, मोदी जी का एक स्लोगन है, पता है आपको, कहते हैं वोकल फॉर लोकल। वोकल फॉर लोकल मतलब है
लोकल जो पीपल हैं अपने कहीं पे भी, जैसे मेघालय के लोकल पीपल हैं, तो उनके लिए उनको प्रमोट करना, उनके लिए उन इंडस्ट्रीज़ बनाना, ताकि वो अपना जो छोटी छोटी चीज़ें उनका एक्सपोर्ट कर सकें। तो वोकल फॉर लोकल जो मोदी का नारा है, स्लोगन है, कॉल से, तो उसको ध्यान में रखे हुए ये प्लांट बनाया गया है, जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट। ये क्या करेगा, ये जो है पीपीपी मोड में ही प्रोसेस किया जाएगा इसको, और प्लांट को अभी प्रोग्रेस में है, अभी बन के तैयार नहीं हुआ है। 2021 तक ही ये प्रोसेसिंग हो जाएगी, इसकी शुरू फंक्शनल हो जाएगा। तो प्रोसेसिंग में है अभी, बस ये याद रखना आपको कहाँ पे है, भोई डिस्ट्रिक्ट में, मेघालय की जिंजर प्लांट। इसके बारे में इतना ही था। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है जी पॉजिटिव पे सिस्टम फॉर चेक्स। ये लास्ट ईयर सितंबर में ना आरबीआई ने अप्रूव कर दिया था, किसको, पॉजिटिव पे सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था इसको, कि पॉजिटिव पे सिस्टम को। और अब लागू कब से हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया ये कब से, 1 जनवरी 2021 से, यानी कि कल से, समझे, ये जारी हो गया है। और इससे होता क्या है, ये मतलब जो चेक देते हैं ना लोग, उनकी सेफ्टी के लिए, सेफ्टी इन्हेंस करने के लिए ये एक सिस्टम है सेंट्रल बैंक का, आरबीआई का। क्या होता है पॉजिटिव पे सिस्टम में, पॉजिटिव पे सिस्टम में ये होता है जी, आप यहाँ समझो। पॉजिटिव पे सिस्टम क्या है, मान लो ये ए पर्सन है और ये बी पर्सन है, इसका खाता है एसबीआई बैंक में, इसका अकाउंट है, और इसका है पीएनबी में, पीएनबी में, समझे। तो इसे कोई राशि देनी है, कितनी, मान लो चेक में देगा ये, इस बी पर्सन को चेक देगा, ये चेक दे दिया। अब चेक ये जमा करेगा कहाँ पे, ए ने दिया बी को चेक, और ये चेक बी लेगा और पीएनबी में जमा कर देगा, समझे। अब चेक की राशि कौन देगा, ये एसबीआई बैंक पीएनबी को देगा। मान लो ये कितने का, 2 रुपये का चेक है, मान लो जी 2 रुपये का चेक तो कोई देता नहीं, मान लो आप 2 रुपये का चेक है, 2 रुपीज़ का। तो ये इसे पीएनबी क्या है, एसबीआई से लेगा 2 रुपये और इसके अकाउंट में दे, बी के अकाउंट में डाल देगा, ठीक। लेकिन क्या है कि इससे फ्रॉड बहुत होते हैं, कि मान लो कोई किसी ने ज़बरदस्ती चेक ले लिया, ये बी डॉन है, मान लो अंडरवर्ल्ड का डॉन है दाऊद इब्राहिम, और ज़बरदस्ती ए से चेक ले लिया कि भैया चेक दो मुझे 1 करोड़ रुपए का चेक साइन करके दो, 2 रुपये में काम नहीं चलेगा। तो इसने 1 करोड़ रुपए का चेक ले लिया और इसने अपने अकाउंट में कर दिया, और फिर अकाउंट में इसका डेबिट हो जाए, क्रेडिट हो जाएगा इसका जो चेक है। तो इस फ्रॉडुलेंट को रोकने के लिए, ये जो फ्रॉड होती हैं, ज़बरदस्ती चेक लिया जाता है या फिर कोई और तरीके से, तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए ये सिस्टम लाया गया है, पॉजिटिव पे सिस्टम। ये कैसे वर्क करता है ये देखते हैं आप। इसमें क्या है, जैसे मान लो ए पर्सन ने इश्यू किया चेक, जैसे यहाँ ही समझते हैं हम इसमें। जो ए पर्सन ने दिया चेक बी को, तो ये क्या, जब चेक देगा ना, जो बैंक है पीएनबी, इसका अकाउंट तो एसबीआई में है, समझे। एक एप्लीकेशन बनाई जाएगी, मोबाइल एप्लीकेशन, या फिर एटीएम से, या फिर दूसरी किसी इंटरनेट से वेब बेस्ड, इन तरीक़ों से क्या है, ए इन्फॉर्म कर देगा क्या, पीएनबी को, कि डेट टाइम वगैरह, इसमें क्या अमाउंट दिया है, अपने जो चेक दिया है बी को कितने अमाउंट का दिया है, ये इन्फॉर्म कर देगा बैंक को, समझे। तो इसमें ये लिखा है, देखो यहाँ पे पॉजिटिव पे सिस्टम में क्या है, इशूअर ए चेक विल हैव टू इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट सर्टेन मिनिमम डिटेल्स टू द पर्टिकुलर चेक। मतलब जब भी चेक इशू करेगा ना कोई पर्सन, मान लो ये पर्सन इशू कर रहा है, चेक दे रहा है, तो वो डिटेल देगा, चेक की डिटेल, जो चेक जिसके नाम पे, उसका नाम, और जिसको दे रहा है पेई, उसका नाम, और अमाउंट कितने का दे रहा है, मान लो 50,000 का दे रहा है, उसका नाम सब देगा, मोबाइल से, एसएमएस से या इंटरनेट से बैंक को देगा, समझे, ड्रॉई बैंक को। अब कितने राशि तक देगा, अब मान लो ये बैंक को दे दिया आपने, बैंक को दे दिया चेक, तो बैंक कंफर्म करेगा कि हाँ चेक इतने का दिया है और इतने राशि का है, वो सही है या नहीं है, तब जाके बैंक जो चेक दिया है ना, वो क्रेडिट होगा, जो बी पर्सन को दिया है उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा तब, समझे। और कितने तक का, क्या ये सब चेक के लिए दिया मान लो किसी ने 2 रुपये का चेक दिया, तो क्या सब चेक के लिए इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, ए पर्सन ने चेक दिया बी पर्सन को, तो क्या बैंक को बताना पड़ेगा 2 रुपये के चेक के लिए भी, क्या मैंने 2 रुपये का चेक दिया ना, सबके लिए नहीं होगा ये।
ये किसके लिए होगा, ये किसके लिए होगा, जिसकी राशि, चेक की राशि 50,000, 50,000 या उससे ज़्यादा है, समझे, 50,000 या उससे ज़्यादा, उसी के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम एप्लीकेबल होगा। अगर 50,000 या उससे ज़्यादा का चेक दे रहा है तो उसे इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी सारी बैंक को, ताकि उसका फ्रॉड होने से बचाया जा सके, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ से बचाया जा सके, 50,000 या उससे ज़्यादा की वैल्यू का, समझे। अब बैंक अकाउंट है, जब मान लो ये देखो, बैंक सेल इनेबल टू ऑल अकाउंट होल्डर यूजिंग चेक फॉर अमाउंट 50,000 एंड अबव। और बैंक का ना डिस्क्रिशन है क्या, किस चीज़ पे, अभी अभी तो क्या है कि ये ना 50,000 का जो चेक देगा ये पर्सन, अभी तो इसका डिस्क्रिशन है, इसकी मर्जी है कि ये बैंक को बताए या ना बताए डिटेल, ये इसकी मर्जी है। तो तब अगर बता देगा तो बैंक उसे क्रॉस वेरीफाई करेगा ना, बता देगा तो। लेकिन बैंक क्या है, इसे मैंडेटरी कर सकता है बैंक, कितनी राशि के लिए, अगर राशि 5 लाख से ज़्यादा है, 5 लाख से ज़्यादा है, 5 लाख है या उससे ज़्यादा है, तो इसे मैंडेटरी अनिवार्य कर सकता है कि कोई भी व्यक्ति 5 लाख या उससे ज़्यादा का चेक जारी करेगा, इशू करेगा, तो उसे सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी बैंक को, किसको दे रहा है और कितनी राशि दे रहा है, कब दे रहा है, डेट पूरी, समझे, यही लिखा है इसमें। देखो अभी तो जो ये फैसिलिटी लेनी है पॉजिटिव पे सिस्टम की, जो अकाउंट होल्डर है उसका डिस्क्रिशन है, उसकी मर्जी है, वो उसे जानकारी दे ना दे। लेकिन बैंक क्या है, इसे कंसीडर कर सकती है कि 5 लाख या उससे ज़्यादा की राशि है तो इसे मैंडेटरी कर सकती है, समझ आया। अब आज का जो न्यूज़ थी वो तो इतनी थी, लेकिन एक एडिशनल नॉलेज है आपके लिए, वो क्या है, ये कॉफीडियन पोर्ट कहाँ पे, ये ध्यान रखना, ये न्यूज़ में था। न्यूज़ में क्यों था, हमारे इंडिया का शिप चाइनीज़ वाटर में घूम रहा था, उसे ज़रूरत पड़ी थी कुछ सामान की, फ्यूल वगैरह की, तो चाइना से सपोर्ट ली, चाइना का वहाँ पे पोर्ट था, कौन सा, कॉफीडियन पोर्ट, ये याद रखना, कॉफीडियन पोर्ट कहाँ पे, चाइना में। मैच द फॉलोइंग में पूछ लेता है कभी कभी, मैच द फॉलोइंग, कॉफीडियन पोर्ट न्यूज़ में था इसलिए। अब टॉपिक हुए ख़त्म, चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो तैयार हो आप क्वेश्चन करने के लिए, बोलो यस, यस तो चलो। ये देखो फर्स्ट है जी हमारा, किससे रिलेटेड, ये है फर्स्ट, पारादीप पोर्ट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट, पारादीप पोर्ट है जो कौन से स्टेट में लोकेटेड है, ये बताना आपको, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, केरल में या तमिलनाडु में, बताओ जी। बिल्कुल सही, उड़ीसा में, अभी तो बताया था, उड़ीसा में ये पोर्ट, पारादीप पोर्ट, और मेजर पोर्ट है, याद रखना है। सेकंड बताना जी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट, अभी जो बोट मॉडल जो आपको बताया उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी हुई है, ये बताना करेक्ट कौन सी है, आपको बताना करेक्ट स्टेटमेंट। इट इज़ वन ऑफ द मॉडल्स ऑफ पीपीपी मॉडल, ये क्या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक मॉडल है, फर्स्ट स्टेटमेंट बोलती है। सेकंड बोलती है, इनिशियली द प्रोजेक्ट आर बिल्ट एंड ऑपरेटेड बाय द पब्लिक एंटिटी, लेटर ऑन इट इज़ ट्रांसफर्ड टू द प्राइवेट एंटिटीज़ आफ्टर टिपिकली 2 और 3 डिकेड। ये कह रहा है पहले इसे, इस मॉडल में क्या होता है बीटी में, पहले इसे पब्लिक एंटिटी बनाती है, मतलब गवर्नमेंट बनाती है, और फिर 2 और 3 डिकेड के बाद, 20 या 30 साल के बाद प्राइवेट एंटिटीज़ को सौंप देती है। बताओ जी कौन सा करेक्ट है, 1 2 दोनों या दोनों गलत हैं, बताओ। देखो जी पहला बिल्कुल सही है, ये पीपीपी मॉडल की एक कैटेगरी है, मॉडल है, समझे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, तो पहला करेक्ट है, बिल्कुल पहला करेक्ट हो गया। लेकिन सेकंड, आपका सेकंड क्या है, सेकंड ये उल्टा लिखा हुआ है, इसे बिल्ड और ऑपरेट कौन करती है, प्राइवेट एंटिटी करती है, और बाद में किसको सौंप देती है, पब्लिक एंटिटी को, दे दोनों इंटरचेंज हो गए इसमें, तो ये गलत हो जाएगा, समझे, आपको पता चल ही गया होगा, तो करेक्ट स्टेटमेंट ओनली 1 हो जाएगी। चलता है अपने नेक्स्ट पे, नेक्स्ट किससे रिलेटेड है, सहायक एनजी से, सहायक एनजी से स्टेटमेंट दी हुई है, सहायक एनजी, तो इससे बताना आपको सहायक एनजी क्या है, किससे रिलेटेड स्टेटमेंट है, कौन कौन सी सही है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको। फर्स्ट है आपकी, इट इज़, ये सेकंड है जी, ये थर्ड है, इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड एयर ड्रॉपेबल कंटेनर, ये इंडिया का पहला भारत द्वारा निर्मित
एयर ड्रॉपेबल कंटेनर है क्या? सेकंड है इट हैज़ द कैपेसिटी टू कैरी द पेलोड दैट वेट्स अप टू 100 किलोग्राम। क्या ये पेलोड जो वजन है, जो सामान ले जाता है, 100 किलोग्राम तक ले जा सकता है क्या? ये बताना। इट कैन बी ड्रॉप्ड ओनली फ्रॉम ए लाइट एयरक्राफ्ट। क्या ये केवल और केवल लाइट, जो हल्के, जो छोटे एयरक्राफ्ट होते हैं हेलीकॉप्टर, क्या उनसे ये ड्रॉप किया जा सकता है, गिराया जा सकता है ऊपर से? ये बताना आपको। आपके ऑप्शन है जी 1, 1 2, 1 3 और 2 3। कौन सा करेक्ट है जी, बताओ आपको। देखो जी, पहला तो करेक्ट है। अभी बताया आपको कि ये फर्स्ट है इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनसली डिजाइंड और डेवलप्ड एयर ड्रॉपेबल कंटेनर है, तो ये तो आपको पता ही है। सेकंड क्या है, मैंने सेकंड अच्छे से बताया था कि ये 50 किलो तक वेट ले जा सकता है, ये यहाँ पे 100 लिखा है तो ये गलत हो जाएगा सेकंड। थर्ड क्या है, थर्ड में भी मैंने बताया था आपको अच्छे से वहाँ जब टॉपिक कराया था कि ये क्या है, हैवी एयरक्राफ्ट है, उनसे भी ड्रॉप किया जा सकता है, केवल और केवल लाइट से भी नहीं किया जाता, ओनली वर्ड से गलत हो जाएगा। तो 2 3 गलत है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो 1 हो जाएगा इसका आंसर, समझे। तो अब देखते हैं फोर्थ क्या है जी, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग इथेनॉल इज इनकरेक्ट। इथेनॉल के रिगार्डिंग आपको इनकरेक्ट बताना। इथेनॉल मैंने कल कराया था, आपको पता है ना, कल कराया था। तो इथेनॉल के रिगार्डिंग एक फ्यूल होता है, ईंधन, पेट्रोल के साथ मिक्स किया जाता है और यूज होता है व्हीकल्स में। तो गवर्नमेंट ने अभी इसके जो प्रोडक्शन के लिए प्रमोट किया है, तो इसलिए न्यूज़ में था। तो ये बताना इससे रिलेटेड स्टेटमेंट है, कौन सी करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट। हमें आंसर होगा हमारा इनकरेक्ट, कौन सी गलत स्टेटमेंट है ये बताना है। फर्स्ट क्या है, इथेनॉल एज ए फ्यूल इज़ नॉन पोल्यूटिंग। जो इथेनॉल ईंधन है वो कोई प्रदूषण नहीं करता, नॉन पोल्यूटिंग है। सेकंड है, इथेनॉल ब्लेंडिंग कैन डिक्रीज द डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स। अगर हम इथेनॉल का यूज़ करेंगे तो वो क्या है, फॉसिल फ्यूल है ना, जो फॉसिल फ्यूल पेट्रोल डीजल है, उन पर डिपेंडेंस कम हो सकती है, समझे। फॉसिल फ्यूल कौन से होते हैं, जो जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, जो पेट्रोल डीजल जो बनते हैं, जो ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स होते हैं, जिनसे पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, इनको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स, इसके और भी डिटेल है, वो तो कभी फिर बताएंगे, आएगा। सिर्फ इतना जान लो आप एग्जाम्पल के लिए, पेट्रोल डीजल ये फॉसिल फ्यूल्स में आते हैं। तो ये क्या, एथेनॉल क्या है, हमारी जो निर्भरता है फॉसिल फ्यूल्स पे कम कर देगा क्या। थर्ड क्या है, इथेनॉल कैन बी यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव फ्यूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। इथेनॉल है एक अल्टरनेटिव फ्यूल की तरह यूज़ हो सकता है एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, मतलब जो वायु प्रदूषण होता है उसको कम करने के लिए ये यूज हो सकता है क्या। डी है जी, गवर्नमेंट हैज़ फिक्स टारगेट 20% ब्लेंडिंग ऑफ फ्यूल ग्रेड इथेनॉल विद पेट्रोल बाई 2022। फोर्थ कहती है जी, गवर्नमेंट ने अभी टारगेट फिक्स किया है कि 20% इथेनॉल मिक्स किया जाए पेट्रोल में 2022 तक। अब आपके स्टेटमेंट है जी, बताना है कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। अब इनकरेक्ट ढूंढना है, बताओ क्या आंसर। देखो जी, पहला तो सही है, ये नॉन पॉल्यूटिंग है, क्या कि ये प्रदूषण कम करता है, तो फर्स्ट तो सही है। थर्ड क्या है, सेकंड क्या है, हमें ढूंढना है इनकरेक्ट। सेकंड कह रहा है कि ये फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी घटा देगा, बिल्कुल घटा देगा जी अगर इसका यूज़ होगा, ये भी सही है। थर्ड बोल रहा है अल्टरनेटिव फ्यूल हो सकता है एयर पोल्यूशन। अब पोल्यूशन ये तो है ही, पोल्यूशन कम करेगा तो एयर पोल्यूशन तो कम होगा ही ना, ये भी सही है। डी गलत है जी, ये आंसर हो जाएगा हमारा। डी गलत कैसे, देखो जी 20% का टारगेट तो रखा है गवर्नमेंट ने, लेकिन कब तक रखा है, 2030 तक है ये, 2020 तक, यहाँ दिया 2022। अब ये देख लो 10% टारगेट है 2022 तक, जो पेट्रोल में मिक्स करना है इथेनॉल, वो 10% तक 2022 तक, वो 10% का टारगेट है, समझे। और 15% तक ब्लेंड करना है, ब्लेंड का मतलब है जी मिक्स करना है पेट्रोल में इथेनॉल, कब तक, 2026 तक। और 20% करना है इथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल में 2030 तक, ये टारगेट है इसके, समझे। यहाँ पे 2022 दिया इसलिए गलत हो जाता है, तो डी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। आज के लेक्चर में इतना ही था। आप कमेंट करके बता सकते हो कैसा लगा। कमेंट ना भी करो, लाइक ना भी करो, लेकिन सब्सक्राइब और शेयर ये आपको ज़रूर करना है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं जी, कल तक क्लिक करो, क्या वेट करो जी, वेट।